पद्य खंड 100 प्रसंग व्याख्या करे, 4 अंक में पूछता है बोर्ड में। पहला है VVI में कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रही रिझावहि दई दई मुंडन की माल को। सबसे पहले आप इस चीज को पकड़िए कि ये किस चैप्टर से है, उसके बाद उसके बारे में प्रस्तुत पंक्तियां लिखिए, उसके बाद अपनी भाषा में इन चीजों को, इन जो भी बात करते हैं उसको आप लिख दीजिए, जैसा कि हमने लिखा भी। आप हूबहू एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिखिएगा, कहीं कोई नंबर कटने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा आपकी प्रस्तुत पंक्तियां जो कविवर भूषण साहब हैं, उन्होंने उनकी द्वारा रचित यह कविता है, शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन के नागिन की तरह लिपट जाती है, जैसे भगवान शिव रुद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी मुंडों की माला अर्पित कर रही हो, ऐसा लग जाता है। सेकंड नंबर है भावार्थ में, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई पंक्तियां हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई। आप बोलिएगा, जिसमें उन्होंने जो है सो एक माता के जो पुत्र खो जाने के बाद उसके जो मन की व्यथा है, उनका मार्मिक चित्रण इसमें दिखाया गया। कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियां छाई हुई है, लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा खोया हुआ जो पुत्र है वो अब तक मुझे नहीं मिला है। यानी कि कवित्री जो अपने पुत्र के निधन, कवित्री के पुत्र का क्या हो गया है, निधन हो गया है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। अधिनायक चैप्टर का, जिसमें नहीं कहता है कि भारत भाग्य विधाता, जो गीत वो जो है उसमें जो गाया जाता है, जिसके बारे में प्रस्तुत किया गया है, रघुवीर साहब कहते हैं कि यह अधिनायक से लिया गया। और कवि कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रगीत में जो भाग्य विधाता कौन है, जिनका जिसका गुणगान फट रहा है एकदम से, कपड़ा पहने हुआ एकदम से, और हर चरना उसका गुणगान कर रहा है। हम इस ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इससे पता ही नहीं चलता है कि गुणगान किसका किया जा रहा है। अगला है, जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। तो इस लाइंस को आप लिखिएगा कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां, ये हार जीत चैप्टर है, तो हार जीत। और याद रखिएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो कविता है लेकिन कैसा, गद्य कविता। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्योंकि हार जीत कैसी कविता है, तो गद्य कविता है, गद्य कविता से ली गई, जिसके रचनाकार अशोक वाजपेयी है। इन पंक्तियों में कवि ने जो है सो जो राजनीतिक झूठ होता है ना, उसको उजागर किया। लेखक के अनुसार से जो शासक होते हैं और जो सत्ताधारी वर्ग होते हैं, कभी भी जो हार जाते हैं ना, तो कभी अपना हार की घोषणा नहीं करते हैं। जो अगर हार भी जाएगा ना, तो अपना हार को एकदम से कहेगा कि हम जितवे किए हैं, तो विजयी के रूप में घोषित करेगा, प्रस्तुत दिखाएगा अपना आपको। जनता को यह स्वीकार करने के लिए विवश करता है कि वह जो है सो अभी बलवान है, वो समर्थवान है, वो उसको ये समझे। ओके, नेक्स्ट है, मेरा भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खाकर खोकर माँ को अपना मन समझाना। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां लिखी गई है, ये पुत्र वियोग कविता से ली गई है। और माता जो है ना, पुत्र के खो जाने के बाद इसमें जो वही बात बताएंगे कि मन की व्यथा की मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री जो है सो अपने पुत्र को याद करती हुई जो है सो अपने पुत्र को अगर मन कहती है कि अगर एको पल के लिए हमको पाल लेते, मन मिल जाता तो एको पल के लिए मैं पाल लेती, तो समझती कि वह मुझको छोड़कर ना जाए। मैं उसको समझाती कि मुझे छोड़कर ना जाए। लेकिन अब देखिए कि माँ के लिए जो है सो अगर बेटा खो जाता तो उसको पाना, अपने मन को सांत्वना देना बड़ा ही कठिन काम है। यही सब बातों में आप लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट है कि चिर निराशा निर्धर से प्रतीक्षायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। मतलब ये किस पंक्तियों की है, तो ये छायावाद कवि, प्रस्तुत पंक्तियां जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के, कहां से, तो निर्वेद सर्ग से ली गई, याद रखिएगा। और इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा जो है वो पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को दिखलाता है, रेखांकित करते हुए कहता है कि हे मनु, गहरी निराशा के बादल से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं तुमको करुणा से भरी हुई कमल के समान हूं, जिस पर भौरे गूंजते रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था। थपकी दे दे जिसे सुलाया, देखिए फास्ट में इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पता है आप लोगों के समय का अभाव है और कम समय में मुझे सारी चीज बताना है, इसीलिए मैं बस यूं ही रीडिंग दे देता हूँ। ओके, लेकिन समझाने के लिए मैं इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन समय मांग नहीं कर रहे कि मैं उतना लंबा वीडियो बनाऊं। ओके, और समय भी नहीं है बोर्ड का।
थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। तो वही बताएंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र को खो जाने के बाद उसकी मन की व्यथा, उसकी मार्मिक चित्रण किया। कहता है कि कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, थपकी देते करके जिसको सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, रात भर जाग जाग करके मैं रात बिताई पूरा, तो उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जाकर ख्याल रखा। यही सब बातें आप बताइएगा इसमें। ओके, आगे है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमके कौन लगाता है। ये आपको अधिनायक से लिया गया है, रघुवीर साहब द्वारा लिखी गई ये कविता है। और कवि कहते हैं कि जो राष्ट्रीय त्योहार है उस पर सभी दिशा से जनता नंगे पांव आते हैं, और गरीबी के कारण वे कैसे प्रतीत हो रहे हैं, तो कंकाल की तरह प्रतीत हो रहे हैं। गरीब किसानों की जो कमाई है वो भी जन प्रतिनिधि द्वारा जो है सो जो प्रतिनिधि रहते हैं उसके द्वारा हड़प लिया जाता है, और उनके अधिकारों का मेडल जो है भी उनके द्वारा लिया जाता है। तो कवि पूछते हैं कि आखिर ये तमगे लगवाने वाले कौन है। अगला, धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। तो मलिक मोहम्मद जैसी महाकाव्य पद्मावत के अंश है, यानी कि करबक वाला जो है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति जो है, जिसकी प्रतिष्ठा जो है इस संसार में है, वो धन्य है। उसी तरह रह जाती है उसकी कीर्ति प्रतिष्ठा, जिस प्रकार अगर फूल मुरझा भी जाते हैं तो उसके सुगंध रह जाते हैं। तमचूर खग रोर, सुनहु बोलत बनराई, राम भति गौ खरी कनी में बछड़ा हित। ये जो प्रस्तुत पद है ये वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मात्र स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बाग देने लगे हैं और पक्षियां और चिड़ियों का कलरव जो प्रारंभ हो गया। गौशाला में गाय गौए बछड़ा के लिए रंभा रही है। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। ये प्रस्तुत पंक्तियां नावादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नावादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वो अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करने लगता है, और उसे योग यज्ञ व्रत दान भजन सभी तुच्छ दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है, जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। तो ये प्रस्तुत जयशंकर प्रसाद वहां का कामायनी के ही निर्वेद संघ से ली गई है। तो लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद संघ से ली गई है। इन पंक्तियों में श्रद्धा जो है पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है कि हे मनु, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहां चात की पक्षी जो है मरुस्थल में जो रहता है चात की पानी के बूंदों के लिए तरसती है, मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूं। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चित्त रूपी चातकी को क्या प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। अगला है, जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। तो ये तो आपको पता है कि उषा चैप्टर का है, जिसको शमशेर बहादुर सिंह ने लिखे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा किया। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होती है और आकाश राख से लिपे हुए चौक की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदरी की लालिमा और नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये पद्य खंड के 13 क्वेश्चंस इंपोर्टेंट थे। अब हम गद्य खंड के जो है सो व्याख्या वाले 4 अंक में जो पूछते हैं बोर्ड में, उन चीजों को देखते हैं इंपोर्टेंट को। पहला है गद्य खंड में कि वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था क्या कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। ये किस चैप्टर का है, तो तिरिच चैप्टर का है। तो लिखेंगे आपकी प्रस्तुत पंक्तियां तिरिच शीर्षक कहानी से ली गई है। शीर्षक तिरिच कहानी था, जिसके रचयिता उदय प्रकाश जी हैं। उन्होंने इसके माध्यम से समाज की जो विषमता है उसको दिखाया। तिरिच समाज में व्याप्त मूल्यहीनता और सामाजिक विपन्नता है। इन पंक्तियों में लेखक ने आवाज की महत्व की भी चर्चा की है। तिरिच लेखक का पीछा कर रहा है। उसी प्रकार समाज में छल है, प्रपंच है, ढोंग है, पाखंड है, इन सब तिरिच की भांति समाज का पीछा करे। तिरिच से छुटकारा पाने के लिए उसको मारना ही उचित है। इसी प्रकार सामाजिक विकृतियों के खिलाफ डट जाना ही उचित है। आवाज ही मनुष्य का एकमात्र क्या है, हथियार है। अगला है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा। इस
ये लाइन किस चैप्टर का है, तो ये संपूर्ण क्रांति का, जिसको जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से लिए गए। पटना के गांधी मैदान में अपने भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मुझे किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मुझे विरोध उसकी गलत नीति और उसके सिद्धांत से है। वे कहते हैं कि व्यक्ति की लड़ाई छोटे लोग लड़ते हैं, जो लड़ाई होते हैं। जेपी जो है जैसे नेता नहीं है। यदि नीतियां, सिद्धांत और कार्य वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में बाधक थी, तो जेपी नारायण जो है ने हमेशा उनका विरोध किया। और जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी महान या बड़ा क्यों ना हो जाए, यदि वह गलत नीतियों और गलत सिद्धांतों का पालन करता है, तो जयप्रकाश ने हमेशा उसका क्या किया है, विरोध किया है। अगला है तीसरा कि केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना कायरता है। ये किस चैप्टर का है? एक लेख और एक पत्र का है। प्रस्तुत पंक्तियां एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से संकलित है। सुखदेव को लिखे अपने पत्र में भगत सिंह कायरता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जीवन अमूल्य है। मनुष्य जीवन में सबसे अधिक दुखों, कष्टों और पीड़ाओं से डरता है। वह दुखों, कष्टों और पीड़ाओं से बचने के लिए जीवन को समाप्त कर देता है। यह लेखक की नजर में यह सबसे बड़ी कायरता है। व्यक्ति को सिर्फ दुखों से बचने के लिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि हमारे प्राण त्याग से देश में, समाज अथवा मानवता का कल्याण होता है, तो व्यक्ति को प्राणों का बलिदान करने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगला है सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई। इन पंक्तियों में लेखक ने बातचीत के महत्व को बताया। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के बोलने से ही उनका गुण, उनका दोष प्रकट होता है। बिना बोले व्यक्ति के भीतर में जो छुपे विचार होते हैं उसका पता नहीं चलता है। और अच्छा बात है ना कि जब तक बोलेगा नहीं तब तक कैसे इंसान समझेगा वो अच्छा है या बुरा है, इस बात का बोलने के बाद ही जाहिर होती है। तो बालकृष्ण भट्ट बहुत ही अच्छी चैप्टर है जिसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से भी चर्चा की गई, यूरोप से जो ली है। कहते आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ देता है। ये 30 चैप्टर का है, आप लोग को पता होना चाहिए, उदय प्रकाश जी लिखे हैं। तो कहिएगा आपकी प्रस्तुत पंक्तियां उदय प्रकाश द्वारा रचित शीर्षक कहानी से ली गई है। लेखक कहते हैं कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना अधिक जहर होता है। सांप तभी काटता जब उसके पैर पर रखा जाए, लेकिन तिरिच तो नजर मिलते ही दौड़ता है, वह पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए सीधे नहीं भागना चाहिए। कैसे भागना चाहिए? टेढ़ा मेढ़ा करके भागना चाहिए, कट्टर चटकर काटते हुए भागना चाहिए। जब आदमी भागता है ना, तो जमीन पर वह अपने सिर्फ पैर के निशान नहीं छोड़ता है, बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ देता है। और इसी गंध के सहारे तिरिच क्या होता है? दौड़ता है। अगली है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ये कहां सा? उसने कहा था चैप्टर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे थे। तो प्रस्तुत पंक्तियां कहिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से ली गई है। इस पंक्ति में उस समय की घटना का वर्णन है जब लहना सिंह ने वजीरा सिंह, बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा स्वयं घायल होकर करता है। वो अपनी प्रेयसी को याद करते हुए सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि अब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया, उसको कहता है। और इस बात की पुष्टि भी होती है, लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था जिसे अपनी प्रेमिका से कोई लाभ नहीं था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इस चीज को बताना है। तो कहिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से ली गई है, जिसमें घोड़े के माध्यम से सैनिक के जीवन में युद्ध के महत्व को बताया गया है। यदि घोड़े से बहुत दिनों तक कार्य नहीं करवाया जाए ना, तो उन्हें उन कार्यों को करने में परेशानी होती है। इसीलिए घोड़े को फेरना यानी कि उससे कार्य लेना आवश्यक होता है। उसी प्रकार यदि सैनिक से युद्ध का अभ्यास नहीं कराया जाए तो वह युद्ध में विमुख हो सकता है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। अगला है आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तो कहिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां मलयज द्वारा रचित जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से लिया गया, जिसमें लेखक कहते हैं कि हम यथार्थ को जीते हैं, हमें अनेक घटनाएं हमारे सामने गुजरती है और न चाहते हुए भी उन्हें जीना पड़ता है। दुनिया में अगर आए हैं तो हमें जीना ही पड़ेगा, अगर जीवन जहर की तरह है तो इसे पीना पड़ेगा। यहाँ इस पंक्ति में लेखक ने जीवन की सच्चाई को दिखलाया। अगला, जिस पुरुष में नारित्व तो नहीं वह अपूर्ण है, यह अर्धनारीश्वर चैप्टर का, जिसको रामधारी सिंधिका ने लिखे। कहिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंधिका द्वारा रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से ली गई, जिसमें लेखक ने नारित्व के महत्व पर प्रकाश डाला है। लेखक कहते हैं कि जिस नर में नारित्व का गुण नहीं है वह अपूर्ण है, वह पूर्ण नहीं है, अर्थात प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना आवश्यक है। गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नारित्व की भी साधना की थी। दया, माया, सहिष्णुता और भीखता को स्त्री चुत्य का गुण कहा जाता और ये गुण पुरुष में होने चाहिए। अगला और लास्ट है गद्य खंड के
कहने का अर्थ जो हम लोग सारांश सप्रसंग व्याख्या पढ़ते 4 अंक का, जिसमें है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो ये कहाँ का है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था, ही में कहा गया था, उससे ली गई है, जिसमें वजीरा सिंह लहना सिंह को सलाह देता है कि तुम ठंड से बचना चाहिए, तुम्हें जारा मौत की तरह, और अगर तुम मर गए तो तुम्हें अपनी जमीन तक नसीब नहीं होगी। वजीरा सिंह कहता है कि निमोनिया की बीमारी में कड़वी औषधि दी जाती है, मुरब्बे नहीं दी जाती है। तो यही था, इतना तक हम लोग ने पढ़े हैं। और दीर्घोत्तरीय अब जो है सो अगला पार्ट जो आएगा ना, जिसमें हम जो पार्ट 3 जिसमें हम आपको दीर्घोत्तरीय बता देंगे। वैसे अगर कहिएगा तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि दीर्घोत्तरीय में हम कौन कौन क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं, उसका अर्थ भी बता देंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस है, अगली पार्ट से हम लोग कवर कर लेते हैं। पार्ट 3 में जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा गेस क्वेश्चंस। अच्छे से पढ़िएगा इसको तो अच्छा रहेगा। बोर्ड में भी है, ये जरूरी नहीं है कि ये बोर्ड में पूछेगा, लेकिन हाँ ये है कि अब लास्ट टाइम में जो है सो इस चीजों को देख लीजिएगा। आधा 1 घंटा का वीडियो है, 3 गो पार्ट मिलेगा, तो आपको 20 या 60 मिनट, बस मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, और आपको पूरा पूरा लेवल रिवाइज हो जाएगा बोर्ड्स के लिए, ठीक ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप इससे जो है बोर्ड में अच्छा करके आइएगा। ओके, इतना कम समय में के लिए। और एक्सप्लेनेशन के बारे में बताना चाहते हैं, हम सिर्फ रीडिंग दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत कम है और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए यहीं तक स्टॉप करते हैं। अच्छे से पढ़िएगा।